नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग आज करते हैं घटना चक्र का राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है ना। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा अपने 44वें सत्र के दौरान हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, वो है धौलावीरा। ये अभी पता है कहाँ पर आया था प्रश्न? ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएस में, माफ़ कीजिएगा यूपीएससी में शायद आया था या ईपीएफओ में आया था यूपीएससी के बनाए हुए किसी पेपर में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डी इसका सही है। धौलावीरा किसने बनाया? यूनेस्को ने 2021 में। कब? 44वें सत्र के दौरान। ठीक है, 40वां विश्व धरोहर स्थल बन चुका है धौलावीरा। देखिए, शामिल करने की जो तिथि थी वो 27 जुलाई 2021 थी। शामिल विश्व धरोहर स्थल देखेंगे तो धौलावीरा है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। धौलावीरा की अवस्थिति क्या है? गुजरात के कच्छ जिले में कादिर बेट नाम की एक द्वीप है, वहाँ पर है। धौलावीरा पुरातात्विक स्थलों की जो खोज है वो वर्ष 1967 से 1968 में जेपी जोशी ने करी थी। धौलावीरा एक पहली बार उत्खनन वर्ष है जो कि 1990 से 1991 में RS बिस्ट के नेतृत्व में थी। गुजरात राज्य के अन्य विश्व धरोहर की अगर बात करें तो 2017 में अहमदाबाद, 2014 में रानी की वाव जो कि पाटन है, जिसपे आपको नोट पे भी दिखाई देता है रानी की वाव। 2004 में क्या है? चंपानेर, पावागढ़ है। भारत के कुल जो 40 विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है, 33 तो सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल है। ठीक है ना। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो 44वां सत्र है वो 16 से 31 जुलाई 2021 के मध्य चीन के फुजहोंग से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया था। और वहाँ से बताया गया कि ये जो धौलावीरा है इसको अभी यूनेस्को ने इसमें 44वें सत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया है। इस सत्र के दौरान 21 जुलाई 2021 को ब्रिटेन के लिवरपूल समुद्री वाणिज्यिक शहर से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा वापस ले लिया गया। प्रश्न नंबर आते हैं 2 में। जुलाई 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, माफ़ कीजिएगा, गाली मत दीजिएगा, 44वें सत्र में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिनको बोलते हैं रामप्पा मंदिर, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर है तेलंगाना में। याद रखिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि रामप्पा मंदिर कहाँ पर है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, तो ये आपका तेलंगाना में। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, तेलंगाना की जो पुलिस है, जो बेस्ट पुलिस रिकॉर्ड जो आया है, बेस्ट पुलिस परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड जो आया है, उस पर तेलंगाना की जो पुलिस है वो दूसरे नंबर पे है। नंबर 1 पे किसकी? आंध्रा की पुलिस। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस कितने में है? 28वें नंबर की, और बिहार की पुलिस है 29वें नंबर की, क्योंकि 29 राज्य हो गए ना। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे तो शामिल करने का जो निर्णय है वो 25 जुलाई 2021 को लिया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। जो शामिल है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, रामप्पा मंदिर है। अवस्थिति इसकी है पालमपेट गांव है, मुलुच जिला है, तेलंगाना राज्य में है, वारंगल के निकट है। तेलंगाना का पहला विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर निर्माण के बारे में बात करी जाए तो इस मंदिर से प्राप्त एक अभिलेखों के अनुसार 1213 में काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति, जिनका नाम था रेचारला रुद्र, ने कराया था, जो कि काकतीय वंश 1123 से लेकर 1323 तक रहा है। मंदिर का वास्तुकार किसमें है? रामप्पा मंदिर का वास्तुकार है। मंदिर में स्थापित देवता कौन है? रामलिंगेश्वर मंदिर है, शिव को समर्पित है। आपको बताइए, नैनार जितने भी ये सब साउथ में हैं शिव को मानते हैं। मंदिर निर्माण तकनीक जो है वो है सेट बॉक्स तकनीक कहलाती है। ठीक है ना। विशेष में देखेंगे तो शिव को समर्पित इस मंदिर का जो फर्श है वो ग्रेनाइट पत्थरों में से और स्तंभ में बेसाल चट्टानों से निर्मित है। मंदिरों का जो निर्माण है, मंदिरों का जो निचला हिस्सा है वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मंदिर 6 फुट ऊंचे तारे जैसे कि मंच पर खड़ा है। मंदिर का जो विमान है, मंदिर का विमान निर्माण है, विमान हल्की ईंटों से किया गया है और ये ईंटें पानी पर भी तैर सकती हैं। ये समझिए उस समय की टेक्नोलॉजी है। आज की ईंटें और तब की ईंटों में, आज की ईंटें पानी के अंदर डूब जाती है, लेकिन तब की ईंटें क्या थी? पानी के ऊपर तैरती थी। ये टेक्नोलॉजी है। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उस समय विज्ञान चरम पे नहीं था? बिल्कुल रहा होगा। उनकी क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, क्या उनका कॉन्सेप्ट रहा होगा, उसका अभी हम लोग तोड़ भी नहीं पाए हैं, उसको निचोड़ भी नहीं सकते हम लोग। मार्को पोलो द्वारा मंदिर के संदर्भ में कहा गया है कि दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा है। ठीक है ना।
प्रश्न नंबर 3, जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के दौरान पर देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वो है गुरुग्राम में। देखिए, देश का जो पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्ति है वो स्थापित कहाँ किया गया? फर्रुखनगर में, जो कि गुरुग्राम जिला हरियाणा में है। प्रारंभ हुआ गया था 14 जुलाई 2021 को। अनाज एटीएम था स्वचालित मशीन है जो कि बैंक एटीएम की भांति काम करेगी। मतलब कि आपने अपना दिखाया कार्ड, राशन कार्ड, वहाँ से आपको मिल गया गेहूँ, बस इतना काम है उस अनाज एटीएम का। जैसे कि आप बैंक में दिखाते ना, एटीएम कार्ड डालते पैसा निकल आता, ठीक वैसे ही। मशीन की स्थापना देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। मशीन का संचालन है टच स्क्रीन के साथ में बायोमेट्रिक सिस्टम से युक्त मशीनों में लाभार्थी का आधार कार्ड और उसका राशन कार्ड नंबर अंकित करना होगा। बस आपने जैसे राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर अंकित किया, बस बोरी लगाई, आपको अनाज मिल गया। ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैन पावर को कम कर दिया जाएगा ताकि जहाँ मैन रहेगा, जहाँ इंसान रहेगा, वो क्या करेगा? घोटाले करेगा। आपको 5 किलो की जगह पे आपको हो सकता है कि 4 किलो 800 ग्राम ही तौल दे, 4 किलो 900 ग्राम ही तौल दे, तो ये वहाँ पर बच जाएगी। तो मतलब जहाँ पे ह्यूमन रहेगा वहाँ पे वो किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार करेगा, तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है। मशीन द्वारा अनाज का वितरण किया जाएगा। वर्तमान में गेहूं, चावल और बाजरा दिया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं में मिलने वाले अनाज के वितरण को सुगम एवं पारदर्शी बनाया जाए। देखिए, जो मैंने अभी आपसे बात कही थी। प्रश्न नंबर 4 में आते हैं कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणी क्रम के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को पुनः 6 साल के लिए बढ़ा दिया है। कि इस आयोग का अध्यक्ष कौन है? इस आयोग के अध्यक्ष है जी रोहिणी, ध्यान रखिएगा। और ये मुझे बताइए कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये 15 के 4 और 16 के 4 में आता है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छा केस है, उस केस के अंतर्गत इनको दिया गया था। अब मुझे केस का नाम नहीं याद आ रहा है और न मैं आपको गलत बताऊंगा, हो सकता है मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूं। ओबीसी के उप श्रेणीकरण पर आयोग के कार्यक्रम में पुनः वृद्धि के बारे में देखेंगे तो वृद्धि की जो अवधि है वो 6 माह की है। रिपोर्ट सौंपने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2022 है। कार्यकाल बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 तक किया है, 11वीं बार बढ़ी है। आयोग का जो गठन है 2 अक्टूबर 2011 को 2017 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया है आयोग का गठन। आयोग का जो कार्य है वो अन्य पिछड़ा वर्गों के उप श्रेणीकरण के मुद्दे का परीक्षण कर सरकार को रिपोर्ट सौंपना है। आयोग की अध्यक्ष जो जस्टिस जी रोहिणी हैं वो दिल्ली में उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हीं के सानिध्य में ये आयोग की अध्यक्षता की जा रही है, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न नंबर 5 है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 3 देशों में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है और इनमें कौन से देश शामिल नहीं है? तो वो हैं यूएसए, शामिल नहीं है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 3 देशों में ट्रेडमार्क पंजीकरण कराया गया है। पंजीकरण कराने के बारे में है कि जैसे भूटान है 9 जुलाई 2021 को, संयुक्त राज्य अमीरात ने 28 जून 2021 को, मैक्सिको ने दिसंबर 2020 में। KVIC के ट्रेडमार्क आवेदन है 40 देशों में लंबित हैं। अब विभिन्न श्रेणियों में खादी ब्रांड का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया जाएगा और कुल 8 देशों और यूरोपीय संघों में, जिसमें से 5 देश जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और यूरोपीय संघ में पहले से ही हासिल था। प्रश्न नंबर आते हैं देखिए 6 पे। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्ध के स्वप्न को साकार करने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया था? वो मंत्रालय था सहकारी मंत्रालय। याद रखिएगा, कहाँ था? सहकारी मंत्रालय। सहकारी मंत्रालय के बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं दोस्तों कि ये कब स्टार्ट हुआ। 6 जुलाई 2021 को नए केंद्रीय मंत्रालय के गठन के बारे में है। गठित मंत्रालय सरकारी मंत्रालय है, सहकारी मंत्रालय है जिसको बोलते हैं हम लोग कोऑपरेशन, ठीक है। प्रथम सहकारी मंत्री के बारे में देखेंगे तो कैबिनेट मंत्री हैं अमित शाह हैं, वे गृह मंत्री भी हैं। सहकारी राज्य मंत्री देखेंगे BL वर्मा है। सहकारी संबंधी संवैधानिक प्रावधान देखेंगे 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। संविधान में एक नया जो भाग है वो क्या जोड़ा गया? 9th B जोड़ा गया था, सहकारी सोसाइटी, याद होगा। 9th जोड़ा गया आपके पंचायतों से संबंधित था। 9th का A था वो नगर निगम से संबंधित था, जिसको हम लोग पंचायत के बाद शहरी निकाय बोलते थे। और 9th का B जो था वो सहकारी समितियों से संबंधित था, ठीक है ना। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 से 35 है मूल अधिकार, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 19 का 1 के C में सहकारी सोसाइटी शब्द जोड़ा गया। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कल को पॉलिटी में बन सकता है।
संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नए अनुच्छेद 43 के 20 सहकारी सोसाइटी के संवर्धन को जोड़ा गया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विशेष में देखते हैं कि देखिए 20 जुलाई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने 2-1 के बहुमत से दिए गए निर्देशों में घोषित किया है कि 97वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गया भाग 9th B केवल बहु राजकीय सहकारी सोसाइटियों के संदर्भ में लागू होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टियां 32 के तहत सहकारी सोसाइटी राज्यों की विधायी शक्तियों के अंतर्गत है। प्रश्न नंबर आते हैं 7। देखिए जुलाई 2021 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? वो है कर्नाटक के। क्या नाम है? पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय व आधिकारिक मंत्री, क्या नाम है? थावरचंद गहलोत, कर्नाटक के नए राज्यपाल बन गए। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 6 जुलाई 2021 को जो लोगों को राज्यपालों की मंजूरी दी है राष्ट्रपति के द्वारा उनके, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल की को शपथ दिलाता है, आपको पता ही है, और राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाता है। जैसे कर्नाटक के इसमें कौन बने? थावरचंद गहलोत। गोवा के हैं PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य बने, झारखंड के रमेश बैस बने, हरियाणा के बडारू दत्तात्रेय बने हैं, मिजोरम के डॉक्टर हरिबाबू कंभनपति बने हैं, और मध्य प्रदेश के मंगूभाई छंगन भाई लाल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अलरकर बने हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन हेतु विधेयक पारित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे विधेयक पारित किया है? तो वो किया पश्चिम बंगाल में। देखिए पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के सृजन के लिए विधान परिषद, आपको पता है ना किस आर्टिकल में? 169 में। तो विधान परिषद के सृजन हेतु विधेयक पारित किया गया है, ठीक है। विधेयक पारित हुआ है जो कि 6 जुलाई 2021 को राज्य विधानसभा में 196 से 169 के बहुमतों से अपेक्षित 2/3 बहुमतों से अधिक था। निर्णय लिया गया है कब? 17 मई 2021 को। वर्तमान में कहाँ विधान परिषद, ये याद रखिए 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में क्या है? आ से आंध्र, आ से आंध्र, बा से बिहार, का से कर्नाटक, मा से महाराष्ट्र, ता से तेलंगाना, ऊ से उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। पश्चिम बंगाल की अगर स्थिति हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे कि पूर्व में विधान परिषद थी, वर्ष 1969 में समाप्त कर दी गई थी पश्चिम बंगाल में। विधान परिषद की संरचना संविधान के आर्टिकल 171 में है, माफ़ कीजिएगा 169 मैंने बोल दिया था, 171 में है, ठीक है ना। संसद की भूमिका विधान परिषद के सृजन या उत्साधन हेतु संसद की मंजूरी आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 169 में क्या है? संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन, ये 169 जो मैंने बोला था वो विधान परिषद के सृजन के बारे में बात है, लेकिन विधान परिषद 171 में, ठीक है, द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध कर सकेगी, और यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया हो, ठीक है। यह आर्टिकल 161 में है, 169 में है, लेकिन 171 में क्या है कि विधान परिषद संविधान में क्या करेगी कि संरचना करेगी। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 के तहत संसद द्वारा तमिलनाडु में भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, परंतु इनके प्रभावी होने की तिथि अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसके लिए कोई तारीख नियत न होने के कारण इसके अस्तित्व में नहीं लाया जा सकता। आजातिन के बारे में बात करेंगे तो देखिए 7 जुलाई 2021 को राजस्थान के राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राज्य की विधान परिषद के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति वर्ष 2022 में राजस्थान विधानसभा द्वारा तत्संबंधित विधेयक पारित किया गया था, जिसके अनुसमर्थन हेतु विधेयक राज्यसभा में लंबित रहा। प्रश्न नंबर आते हैं 9 जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, जिसको बोलते थे CSS को, और 5 वर्ष हेतु जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है। इन 5 वर्षों में इस योजना की कुल लागत राशि कितनी होगी? तो इस योजना की कुल लागत राशि जो होगी वो आपके ऑप्शन में दिखा दिया गया है, लेकिन अब इसको देखते हैं क्या होनी चाहिए इसकी। हाँ, 900 करोड़ रुपए। देखिए न्यायपालिका हेतु और संरचना सुविधाओं के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समय सीमा का विस्तार किया गया, जैसे कि
14 जुलाई 2021 को विस्तार हुआ, मंजूरी मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल से। विस्तार हुआ 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक 5 वर्षों के लिए। योजना की कुल जो लागत है वो 9,000 करोड़ रुपया है। ठीक है ना। उद्देश्य क्या है? जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश अधिकारियों के लिए कोर्ट हॉल आवासीय इकाइयों का निर्माण कराना, वकीलों के लिए हॉल का निर्माण कराना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शौच परिसर एवं डिजिटल कंप्यूटर कक्षों का निर्माण कराना। कुल उद्देश्य क्या है कि कुल 550 करोड़ रुपए के व्यय के साथ इस योजना को लागू करने वाले राज्यों में ग्राम न्यायालयों का संचालन करना। योजना की निगरानी न्याय विभाग करेगा। ऑनलाइन निगरानी प्रणाली रखी जाएगी, विकसित की गई, जो कि न्याय विभाग द्वारा इसरो की तकनीक सहायता से है। विशेष देखेंगे तो न्यायपालिका के लिए बुनियाद ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजन योजना वर्ष 1993 से 1994 से संचालित है। अन्य तथ्य देखेंगे तो ग्राम न्यायालय अधीनस्थ 2008 2 अक्टूबर 2009 से प्रभावी है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक प्रणाली तथा सरल एवं त्वरित पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु लागू किया गया है। प्रश्न नंबर आते हैं 10। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और इसके तहत वाराणसी में नदी क्रूज का विकास परियोजना के तहत 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन शामिल है। यह संचालन किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था? यह संचालन था आपका प्रसाद योजना के अंतर्गत, ये याद रखना है। प्रसाद योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में नदी क्रूज का विकास किस योजनांतर प्रसाद योजना में पूरा नाम है तीर्थ स्थल कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुने। आगे देखेंगे हम लोग कि प्रसाद योजना का जो आरंभ है 2014 से 15 में हुआ। संबंधित जो पर्यटन है, आपको पता ही है कौन है, पर्यटन मंत्रालय कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका पर्यटन, जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देना, स्थानीय कला संस्कृति हस्तकला व्यंजन ना आदि को बढ़ावा देना, धार्मिक स्थलों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा को विकसित करना। विकास हेतु चिन्हित जो स्थल है वो 25 हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 41 स्थल हैं। ठीक है ना। अद्भुत प्रमुख तथ्य हैं जो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को 2 रो सर्विस और एक फेरी क्रूज बोट का उद्घाटन किया। फेरी क्रूज 80 घाट से राजघाट तक चलेगी और प्रसाद योजना के अंतर्गत वाराणसी में नदी क्रूज के विकास की परियोजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा फरवरी 2018 में 10.72 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति की गई थी। दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं। प्रश्न नंबर 10 तक का सिर्फ 10 प्रश्न भी करेंगे ना तो महीने का 300 प्रश्न हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा उस महीने की करंट अफेयर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। और इसकी अगर PDF चाहते हो तो फटाफट से कमेंट करो, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट।